दामाद अपना और बेटी पराई। राधिका सुलेखा की बेटी को आए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो सुलेखा जी ने राधिका से कहा, दामाद जी को वक्त नहीं मिल पा रहा है तो तुम खुद ही चली जाओ बेटी। इतने वक्त तक अपना घर छोड़ना ठीक नहीं है। दामाद जी का फ़ोन आया था ना कल तुम्हारे पास, क्या कह रहे थे? सुलेखा जी ने अपनी बेटी राधिका के हाथ से सुबह की चाय के कप लेते हुए कहा, क्या माँ आप भी अभी 10-15 दिन हुए नहीं मुझे यहाँ आए, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे यह घर मेरा है ही नहीं। राधिका ने अपनी माँ को उत्तर देते हुए कहा, ऐसा नहीं है बेटी, लेकिन अभी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए और तुम 3 बार आ गई। यह अच्छा नहीं लगता। माना कि दामाद जी और तुम अकेले रहते हो, लेकिन नई नई गृहस्थी में कितने काम होते हैं। दामाद जी भी अपना खाना पीना कैसे कर रहे होंगे। सुलेखा जी ने राधिका को फिर से उसको उसके घर जाने की सलाह दे डाली। ठीक है माँ, आपको इतनी ही भारी होने लगी हूँ तो आज ही बात करके कहती हूँ मैं आ रही हूँ। और राधिका यह कहते हुए नहाने चली गई। राधिका सुलेखा की इकलौती संतान थी। वह मात्र 4 साल की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और माँ को उनके पिता की ही गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जिसकी वजह से उन्हें लखनऊ में अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर श्रीनगर शिफ्ट होना पड़ा था। सुलेखा ने राधिका की परवरिश बड़े लाड़ प्यार से की थी और उन्होंने ऑफिस की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई थी। अगली सुबह बिस्तर से ही राधिका बोल रही थी, माँ दरवाजे की घंटी बज रही है, शायद बाहर कोई आया है, प्लीज़ खोल दो ना, मुझे थोड़ी देर और सोना है। कंबल से अपना मुंह ढकते हुए राधिका ने आवाज़ दी, लेकिन घंटी लगातार बजती ही जा रही थी। पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह। माँ कहाँ हो तुम? कहते हुए राधिका अपने बालों को समेटते हुए दरवाजा खोला ही था कि सामने राधिका का पति धीरज खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राधिका ने दरवाजा बंद करने को हाथ बढ़ाया ही था कि सुलेखा जी हाथ में पूजा की थाली पकड़े सामने से आती हुई बोली, अरे धीरज बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो। जाओ राधिका, पानी ले आओ और चाय भी चढ़ा दो जल्दी से। धीरज तुरंत सुलेखा जी को सर झुकाकर पैर छूते हुए बोला, प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? लो माँ पानी। राधिका धीरज के आने से खुश नजर नहीं आ रही थी। पानी देकर अंदर की तरफ जा ही रही थी कि सुलेखा जी ने टोकते हुए कहा, राधिका तुम यहीं बैठो धीरज के पास, मैं चाय लाती हूँ। सुलेखा जी उठकर रसोई की तरफ जाती हैं। जैसे ही वह रसोई में पहुँचती हैं, वैसे ही राधिका भी पहुँच जाती है और झल्लाकर कहती है, माँ आपने धीरज को यहाँ बुलाया है ना? मुझसे एक बार पूछा तो होता। क्यों, तुमसे क्या पूछना था? तुम यहाँ आने से पहले मुझसे पूछकर आई थी। यह तुम्हारा ही नहीं धीरज का भी घर है, उसे भी यहाँ आने का हक है। तभी धीरज बोलता है, माँ मैं आपको बताता हूँ यह कैसे मुझे बिना बताए चली आई और मुझे मोबाइल पर मैसेज करके बोली कि सुलेखा जी बीच में टोकते हुए बोली, देखो मैं तुम दोनों में से किसी से नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ, यह तुम पति पत्नी का आपस का मामला है। लेकिन हाँ मैं बड़ी हूँ अनुभवों में भी और उम्र में भी, इसलिए अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। धीरज बेटा, मैं मानती हूँ कि
राधिका थोड़ा लाड़ प्यार में रही हुई लड़की है, तुरंत बदल जाएगी, ऐसा कोई जादू तो नहीं है। इसे भी वक्त लगेगा, यह तुम्हें समझना पड़ेगा। और राधिका, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो शादी से पहले घर के काम बखूबी करती थी। मैं तो अपने ऑफिस चली जाती थी। अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज के बावजूद भी तुम सब कुछ करती थी। फिर अब क्या हो गया? वो तो तुम्हारे सास ससुर ने तुम दोनों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलने की आज़ादी दे रखी है, तो क्या तुम दोनों को उनकी भी कदर नहीं? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम एक दूसरे को ही नहीं निभा पा रहे हो। इससे बेहतर तो अनपढ़ ही है। सुलेखा जी ने जैसे राधिका और धीरज की जद्दोजहद को भाप लिया था। राधिका ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन माँ। नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। कम या ज़्यादा दोनों की ही गलती रही होगी। गृहस्थी बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है बेटी, अगर आपस में सिर्फ दिल लगाया जाए तो। तुम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत भी करनी पड़ेगी, एक दूसरे को सही गलत में टोकना भी पड़ेगा। सुख हो या दुख, यह सफ़र तुम दोनों का ही होना चाहिए। सुलेखा जी ने दोनों को दोष देते हुए कहा, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, यह सब तो इस सफ़र में समय समय पर आने वाले पड़ाव हैं। इन्हें मिलकर पार करोगे तभी यह सफ़र उतार चढ़ाव के बाद भी खूबसूरत लगेगा। अगर छोटी छोटी बात पर भी अपने अहम को इतना ज़्यादा महत्व दोगे और एक दूसरे का साथ छोड़ने लगोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे। सॉरी दोनों के मुंह से एक दूसरे के लिए एक साथ ही निकल पड़ा। दोनों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट खिल गई। सुलेखा जी बात को समझाते हुए एकदम से बोली, तुम दोनों नाश्ता पानी वगैरह कर लेना, मैं ऑफिस जाकर कर लूँगी। राधिका, मुझे शाम को आने में शायद देर हो जाए, तुम अपनी जाने की तैयारी कर लेना, बाकी मैं आकर देखती हूँ। धीरज तुम्हें लेने आए हैं। सुलेखा जी अंदर जाकर अपना पर्स लेते हुए बाहर की तरफ निकल ही रही थी कि राधिका दौड़ते हुए आवाज़ लगाती है, माँ यह फल ले जाओ, रास्ते में खा लेना। और सुलेखा जी के हाथ में देते हुए उनका हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू माँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप हमेशा की तरह सब जानती थी माँ, मैंने तो अपनी तरफ से आपको कोई हिंट नहीं दी ऐसी। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी आँखों और चेहरे की मुस्कुराहट के ऊपर नीचे होते ही समझ जाती हूँ तेरे दिल का हाल। घर संभालना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। मैं यह नहीं कहूँगी कि गलत सहन करो या अपने आत्मसम्मान से समझौता करो, लेकिन यह गांठ बांध लो कि तुम्हारा एक एक कदम मेरी परवरिश को गलत और सही साबित करता है। आइंदा इस तरह आने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी कर्मभूमि तुम्हारा ससुराल है, अब जाओ। धीरज सोच रहा होगा, यह माँ बेटी फिर बातों में लग गई, मैं आती हूँ। सुलेखा जी बड़े हल्के मन से ऑफिस की ओर चल दी। दोस्तों, आज के बदलते परिवेश में जहाँ गृहस्थी के मायने बदलते जा रहे हैं, वहाँ ज़रूरत है सुलेखा जी जैसी माँओं की, जो बेटियों को सक्षम केवल पढ़ाई लिखाई में ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जिम्मेदार भी बनाती हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अपनी राय अब से दें।